Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we will be continuing the series of reaction mechanism of transition metal complexes, and our today's topic is acid hydrolysis. So let's get started. अब देखो, बिफोर नोइंग व्हाट इज़ एसिड हाइड्रोलिसिस वी शुड नो व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस, है ना। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एक ऐसी पहले तो जो हाइड्रोलिसिस वर्ड है वो देखो दो वर्ड्स से मिलके बना है। एक होता है हाइड्रो जिसका मतलब है वाटर, और एक है लाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब ये एग्जाम्पल देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें ए और बी एक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। यहाँ पर हमने वाटर ऐड किया और AOH प्लस BH, ये दो हमारे प्रोडक्ट्स बने। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था उसको हमने ब्रेक करवाया, और वाटर के जो पार्ट्स थे वो इनके साथ जाके अटैच हो गए, ठीक है। देखो, वाटर दो पार्ट से मिलके बना है, ये तो आपको पता होगा सबको कि H प्लस और OH नेगेटिव, ये दो पार्ट से मिलके बना होता है वाटर। तो अब एक पार्ट हमारा कैटायनिक पार्ट है और एक पार्ट हमारा एनायनिक पार्ट है। तो हमें ये भी पता है कि जो कैटायनिक पार्ट है वो एनायन पार्ट के साथ जाके अटैच होता है, और जो एनायनिक पार्ट है वो कैटायनिक पार्ट के साथ जाके अटैच होगा। तो जब ए और बी जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा, तो जो एनायनिक पार्ट है यानी कि OH हमारा, वो पॉजिटिव के साथ जाके अटैच होगा। तो ए हमारे इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट होगा और बी हमारा नेगेटिव पार्ट होगा। तो ये जो रिएक्शन है, अब देखो आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो कि जो बी था इसको रिप्लेस करके यहाँ पर OH आ गया, है ना। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट ही तो हो रही है एक तरह से। तो क्या हम इसको लीगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं? मतलब जो हमारी हाइड्रोलिसिस है वो भी एक तरह से लीगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, इसीलिए हम इसको इस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, लीगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के अंडर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है और उसको हम लीगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शंस क्यों बोलते हैं, या फिर ये एक टाइप की लीगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है। अब देखो, हमने देखा कि H2O के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो H प्लस हो गया और एक OH नेगेटिव हो गया। तो जब OH नेगेटिव हमारा एंटरिंग लिगेंड की तरह बिहेव करे, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेस हाइड्रोलिसिस। और अगर हमारा H2O या फिर जो H प्लस पार्ट होता है वो अगर एज एन एंटरिंग लिगेंड बिहेव करे, तो उस रिएक्शन को हम एसिड हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, ठीक है। एंटरिंग लिगेंड, अब आप जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी A प्लस B, यहाँ पर अगर OH नेगेटिव लिखा होता यानी कि OH नेगेटिव आके अटैक करे, तो इस रिएक्शन को हम बेस हाइड्रोलिसिस बोल देंगे। और अगर वाटर डायरेक्टली अटैक कर रहा है तो वो हमारी एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। अब जो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं वो न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशंस में ही होती हैं, यानी कि अगर आपको एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवानी है कहीं पे, तो आपको सॉल्यूशन का जो pH है वो <3 रखना पड़ेगा। देखो ये मेंशन किया हुआ है, अगर आपको एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवानी है तो pH होना चाहिए <3, और अगर बेस हाइड्रोलिसिस करवानी है तो जो pH होगा हमारे सॉल्यूशन का वो > 10 होना चाहिए, तभी आपकी एसिड या बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। अब क्योंकि इस वीडियो में हम एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब देखो, जो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो हमारी एक्वेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो जो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है उनका दूसरा नाम होता है एक्वेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ लीगेंड बाय वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी एक लीगेंड को रिप्लेस कर देता है, तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये होता है एक एक्वो कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एक्वो कॉम्प्लेक्स। जैसे ये रिएक्शन है, देखो यहाँ पर NH3 और Cl ये दो लीगेंड्स हैं, और वाटर ये एंटरिंग लीगेंड है यहाँ पर। तो एंटरिंग लीगेंड ये किस एक लीगेंड को रिप्लेस करके, जब वाटर आ जाए यहाँ पे, यानी कि इसने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर आ गया वाटर H2O, है ना। तो ये एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने। तो इन रिएक्शंस को इसीलिए एक्वेशन रिएक्शन नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर NH3 का एक भी मतलब लीगेंड
NH3 क्यों नहीं रिप्लेस किया वाटर ने, क्लोरीन को क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि देखो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास है कि जो NH3 होता है, अमोनिया जहाँ पर भी है, जैसे कि जो लिगेंड्स जिनमें अमोनिया है या सिर्फ अमोनिया भी है, तो उनकी जो रिप्लेसमेंट की टेंडेंसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। देखो वाटर मॉलिक्यूल एक NH3 लिगेंड को बहुत स्लोली रिप्लेस करता है, इसलिए आप जब भी देखोगे कोई भी एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर जहाँ पे भी एमाइन का लिगेंड प्रेजेंट होगा वहाँ पर वाटर एमीन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाता जल्दी से, वो एमीन के अलावा जो भी लिगेंड प्रेजेंट होगा उस रिएक्शन में उसको जल्दी से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे वाटर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन भी प्रेजेंट था और एमाइन भी प्रेजेंट था, लेकिन वाटर ने क्लोरीन को रिप्लेस किया क्योंकि इनकी जो रिप्लेसमेंट टेंडेंसी है वो फास्ट है, और जो एमीन की रिप्लेसमेंट टेंडेंसी होती है यानी कि वाटर एमीन को बहुत स्लो रिप्लेस कर पाता है, इसलिए यहाँ पर मोस्टली जो लिगेंड्स होंगे अदर देन एमाइन वही रिप्लेस होते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में। ठीक है, अब देखो आप अब ये रिएक्शन है हमारे सामने, ये जो पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी पिछले स्लाइड में वही रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या आप इस रिएक्शन को डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रेट कैसे लिखते हैं हम? K इंटू जो भी दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन, है ना। अब यहाँ पर एक रिएक्टेंट वाटर है और एक रिएक्टेंट ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक हमें वाटर की, आपको ये पता होगा कि वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा 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 कांस्टेंट माना जाता है, यानी कि उसको हम 55.5 मोलर कंसिडर करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये चीज़, अगर नहीं पता है तो इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो जब एक कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट हो गई तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की आ जाएगी, और फर्स्ट ऑर्डर मोस्टली कौन सी रिएक्शंस शो करती हैं? जो हमारी SN1 रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर शो करती हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर है यानी कि SN1 रिएक्शन है। ठीक है, और SN1 रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं? डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होती है ना जो SN1 रिएक्शंस होती हैं, तो यानी कि डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको जब तक ये ना पता चले कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है तब तक आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी या ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो द रेट लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन विल अंडरगो थ्रू SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो अब जब जैसे हमने ये रेट लिख लिया, अगर हमें इसकी कंसंट्रेशन ना पता होती कि वाटर की कांस्टेंट है तो हम नहीं बता सकते सिर्फ रेट लॉ को देख के कि इस SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन या फिर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। तो SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है और SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स बना सके, अब देखो जैसे यहाँ पर वाटर है तो वाटर इस क्लोरीन को रिप्लेस करके ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये कॉम्प्लेक्स ही तो बनाया है इसने, इसलिए हम इनको कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो वाटर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हो गया। तो अगर हम कोई भी, अगर वाटर के अलावा भी कोई और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उसको अगर हम एक्सेस में ले लें, आपने ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे ये हमारा रेट है कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और यहाँ पर दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सपोज ये है हमारा रिएक्टेंट, यहाँ पर हम OH ले लें, ये हमारा कुछ भी समझ लो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ा होगा कि जो हमारा एक रिएक्टेंट है इसको अगर हम एक्सेस में ले लें, एक्सेस में ले लिया तो यानी कि कांस्टेंट ही हो गई इसकी कंसंट्रेशन। अब ये जो रेट में दो यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर AB आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको एक्सेस में ले लिया तो यानी कि ये तो कांस्टेंट ही हो गई ना कंसंट्रेशन, अब इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, जो भी रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो पहले अगर आप एक्सेस में ना लेते तब आप इसका ऑर्डर बोल सकते थे कि ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन अगर हमने इसको एक्सेस में ले लिया
तो जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा के, और सिर्फ वो ए और बी की कंसंट्रेशन पे, मतलब इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और ये हो जाएगा हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। यही बोलते हैं ना इसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। जब हम एक्सेस में ले लेते हैं किसी की कंसंट्रेशन तो उसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो यही बात है कि अगर आप को किसी भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को अगर एक्सेस में ले लो तो जो SN2 रिएक्शन है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। तो मतलब आप ऐसे डायरेक्टली रेट कांस्टेंट को देख के नहीं बता सकते यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में कि SN1 रिएक्शन के SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी वो रिएक्शन या फिर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। तो यही बोला है यहाँ पे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। लेकिन जो मोस्ट एविडेंसेस हैं, जो ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं, वो ये बताते हैं कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस होती है वो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होती है। डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, SN1 जो मैकेनिज्म है इसी को हम डिसोशिएटिव मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो पहले लीव करेगा। अब H2O तो यहाँ पर एंटरिंग लिगेंड है, क्लोरीन है यहाँ पर लीविंग लिगेंड, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा इंटरमीडिएट। ठीक है, ये बन गया इंटरमीडिएट, एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी कि +3 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया ये हो गया हमारा डिसोशिएटिव मैकेनिज्म यानी कि SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहाँ पर आके वाटर अटैच हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में जो हमारा एंटरिंग लिगेंड है वो आके अटैच होगा, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CONH3 वाटर, और जो चार्ज था वो फिर से +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, है ना, 2 स्टेप, और इसको हम SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ना उसमें मतलब उसके एविडेंसेस हैं हमारे पास कि वो मोस्टली डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होती है, और डिसोशिएटिव मैकेनिज्म ये होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हमने ये देखा कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस मोस्टली pH <3 में होगा, और बेस हाइड्रोलिसिस >= 10 pH पे होता है, और एसिड हाइड्रोलिसिस मोस्टली डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ये हमने देखा आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं रेट ऑफ द एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, so that's all for today's video. If you have liked the video, please do like, share and subscribe to my channel. If you have any query, you can comment down in the comment box, and do share this with your friends. It will be really helpful for them, and thank you for watching.